तभी प्रवेश द्वार के विपरीत छोर पर स्थित मंच के ऊपर से एक तेज और बुलंद आवाज पूरे परिसर में गूंज उठी। मार्शल अकादमी की 106वीं वार्षिक प्रवेश परीक्षा में आपका स्वागत है। 50 वर्ष के आसपास दिखने वाले एक व्यक्ति ने कहा। उनकी लंबी सफेद काली दाढ़ी थी और सिर गंजा था। उन्होंने मार्शल आर्ट की साधारण वर्दी के ऊपर आलीशान वस्त्र पहन रखे थे, जो अकादमी में उनके पद का प्रमाण थे। उनकी सबसे विशिष्ट विशेषता, जो सबसे अमूर्त थी, वह थी उनकी उपस्थिति का प्रभाव। रूई इसे महसूस कर सकता था। हर आवेदक इसे महसूस कर सकता था। उन सभी को यह भी एहसास हुआ कि वे एक ही दबाव का सामना कर रहे हैं। जब सभी अकड़ने लगे या चिंता, भय और बेचैनी के अन्य लक्षण दिखाने लगे, वह तो कुछ खास कर ही नहीं रहा है। रूई घबराकर मुस्कुराया और उसे पसीना आने लगा। उसने बस एक साधारण और सरल स्वागत किया। उद्धरण चिन्ह ... मैं मास्टर अरोनियन हूँ, एक मार्शल मास्टर और कैनरियन मार्शल अकादमी का प्रधानाध्यापक। मैं आपका मुख्य परीक्षक और पर्यवेक्षक भी रहूंगा। उन्होंने आवेदकों की प्रतिक्रियाओं को अनदेखा करते हुए आगे कहा। तो ये हैं मार्शल आर्ट के उस्ताद। अविश्वसनीय, ये तो वाकई कमाल है। रूई का उत्साह बढ़ता ही गया। भला क्यों न बढ़ता। वो आदमी सैकड़ों मीटर दूर था और उसकी आवाज इतनी दमदार थी कि वो बिना किसी सहारे के भी जोर से बोल सकता था। इतनी दूर होने के बावजूद उसकी मौजूदगी ही इतनी प्रभावशाली थी कि रूई को ऐसा लग रहा था मानो वो किसी खूंखार आदमखोर बाघ को सीधे आंखों में घूर रहा हो। अगर वह चाहे तो 1 सेकंड से भी कम समय में हम सबको मार सकता है। रूई की अंतरात्मा ने उसे यही बताया। परीक्षा 3 चरणों में होगी। तीनों चरणों में आपको एक या अधिक कार्य पूरे करने होंगे। उत्तीर्ण और अनुत्तीर्ण होने की सटीक शर्तें और नियम, विशेष रूप से तीसरे चरण में आपके प्रदर्शन का मूल्यांकन करने वाले निरीक्षकों के विवेक पर निर्भर हो सकते हैं। हालांकि पहला और दूसरा चरण वस्तुनिष्ठ होगा, तो तीसरे दौर को पास करने का मानदंड वस्तुनिष्ठ नहीं है, जिससे चीजें पेचीदा हो सकती हैं। अलग अलग पर्यवेक्षक आपकी क्षमताओं का अलग अलग आकलन कर सकते हैं, लेकिन पहला और दूसरा दौर अलग क्यों है? हम जल्द ही पहला दौर शुरू करेंगे, मास्टर अरोनियन ने हाथ उठाते हुए कहा। तुरंत ही हजारों मार्शल आर्टिस्ट परिसर में दाखिल हुए और अपने बक्सों के साथ मंच पर चढ़ गए। उनके पीछे पीछे 100 प्रतिष्ठित दिखने वाले मार्शल आर्टिस्ट भी आ गए। उनकी उपस्थिति काफी प्रभावशाली है, हालांकि मास्टर अरोनियन जितनी कठोर नहीं। शायद वे मार्शल सीनियर हों। ये स्वाभाविक है, मास्टर अरोनियन स्वयं परीक्षा नहीं लेंगे। हम आवेदक उनके समय के लायक नहीं हैं। जब 100 वरिष्ठ छात्र विशाल मंच पर फैलकर बैठ गए और उनके सहायकों ने उनके पीछे बक्सों के साथ एक साधारण सी दिखने वाली मेज और सीढ़ियों से नीचे जाने वाली रेलिंग को व्यवस्थित कर लिया, तब मास्टर अरोनियन ने अपना प्रवचन जारी रखा। परीक्षा अब शुरू होगी। मेज पर रखे प्रत्येक बड़े बक्से में परीक्षा के दूसरे चरण के पास रखे हैं। आपका उद्देश्य बहुत सरल है। आपको प्रत्येक बक्से के सामने खड़े वरिष्ठ मार्शल के पास जाना है, उनसे हाथ मिलाना है और उनसे पास मांगना है। ये सब 10 सेकंड के भीतर तेजी से करना है। मास्टर अरोनियन एक पल के लिए रुके और मुस्कुराते हुए बोले, जो लोग उपर्युक्त उद्देश्य को पूरा कर लेंगे, उन्हें दूसरे दौर में प्रवेश मिलेगा। जो लोग ऐसा नहीं कर पाएंगे, वे पहले दौर के साथ साथ पूरी परीक्षा में भी असफल हो जाएंगे। शुभकामनाएं। अपना कर्तव्य पूरा करने के बाद वह वहां से चला गया। रूई दंग रह गया। उसे महसूस हुआ कि कुछ गिने चुने आवेदकों को छोड़कर बाकी सभी उसकी तरह ही उलझन में थे। उसने भी कई अन्य लोगों की तरह इंतजार करने और आगे क्या होता है, ये देखने का फैसला किया। जाहिर है, मामला जितना दिख रहा था उससे कहीं ज्यादा पेचीदा था। रूई ने बड़ी उत्सुकता से देखा कि पहला आवेदक रेलिंग के बीच से होते हुए सीढ़ियों से चढ़कर मंच तक पहुंचा। लेकिन जैसे ही वह मंच पर पहुंचा, वह वहीं जम गया। वह क्यों रुक गया? रूई ने आवेदक के सामने खड़े मार्शल सीनियर पर एक नजर डाली, फिर उसे समझ आया कि क्या हुआ था। खून की प्यास। रूई ने शक्तिशाली सीनियर के भावों को भलीभांति महसूस किया। वास्तव में सभी सीनियर ऐसा ही करने लगे थे। कतार में सबसे आगे खड़े आवेदक भय से जम गए थे। वे सीनियर के पास जाने में असमर्थ थे। 10 सेकंड बाद सीनियर की सहायता कर रहे सहायकों ने आवेदकों की असफलता की घोषणा करना शुरू कर दिया। आवेदक 00504 असफल। आवेदक 10,756 असफल। आवेदक 65,784 असफल। आवेदक 45,786 असफल। अल्पविराम। आवेदक 00037 असफल। मैं समझ गया। अब मुझे बात समझ आ गई। रूई को एहसास हुआ। पहला दौर धैर्य और दृढ़ संकल्प की परीक्षा थी। मार्शल सीनियर्स आवेदकों का मूल्यांकन करने के लिए विकासवादी तंत्रिका विज्ञान और मनोविज्ञान का उपयोग कर रहे थे।
सभी सचेतन प्राणियों में खतरे, जोखिम और खतरे का आकलन करने की क्षमता विकसित हो चुकी थी। यह एक विकासवादी मनोआनुवंशिक विशेषता थी जिसने पारिस्थितिक तंत्र में प्रजातियों को जीवित रहने में सक्षम बनाया। यह उनके पिछले जीवन में विकासवादी जीव विज्ञान की एक सुस्थापित घटना थी। इसमें कीड़ों जैसे छोटे जानवरों से लेकर इस दुनिया में मौजूद सबसे शक्तिशाली ड्रैगन और फीनिक्स तक सभी शामिल थे। ये सभी अवलोकन और अंतर्ज्ञान के आधार पर अवचेतन रूप से खतरे का आकलन करने में सक्षम थे। खतरे के स्तर के आकलन के आधार पर उनके मन में उसी अनुपात में भय उत्पन्न होता था। परीक्षा के पहले चरण में आवेदकों का परीक्षण करने के लिए इस तंत्रिका मनोवैज्ञानिक घटना का उपयोग किया गया। वरिष्ठ अधिकारी सचमुच कोई जादुई ऊर्जा क्षेत्र नहीं फैला रहे थे जिससे भय उत्पन्न हो, बल्कि वे उम्मीदवारों की सहज अवचेतन खतरे के आकलन का फायदा उठाकर उनमें अत्यधिक भय पैदा कर रहे थे। यह मार्शल सीनियर अधिकारियों के लिए बहुत आसान था क्योंकि आवेदक मूल रूप से बच्चे ही थे। वास्तव में उन्होंने अपनी रक्तपिपासा को भी नियंत्रित रखा और हद से ज्यादा आक्रामक नहीं हुए। उन्हें यह देखना था कि प्रत्येक आवेदक को कितना डराया जा सकता है। विशेष रूप से वे हमारे संकल्प और दृढ़ता की परीक्षा ले रहे हैं। हर साल 10 लाख आवेदक आवेदन करते थे, जिनमें से प्रत्येक की प्रेरणा अलग अलग होती थी। यश, धन, प्रतिष्ठा, महत्वाकांक्षा, शक्ति, कर्तव्य आदि। पहले चरण में मार्शल आर्टिस्ट बनने के लिए आवेदक के दृढ़ संकल्प की परीक्षा होती थी। मार्शल आर्टिस्ट बनने की यात्रा बेहद कठिन और खतरनाक होती थी। यदि आवेदक इस साधारण बाधा को पार नहीं कर पाते थे तो वे मार्शल आर्टिस्ट बनने के लिए पूरी तरह अयोग्य माने जाते थे। वे मार्शल स्क्वायर के स्तर तक भी नहीं पहुंच पाते थे। मैंने ये परीक्षा पहले भी दी है। रूई को याद आया। अपहरण की घटना कुछ हद तक इस परीक्षा के समान थी और वह उस परीक्षा में बुरी तरह असफल रहा। उसने कसम खाई थी कि वह फिर कभी असफल नहीं होगा। इस बार तो पक्का। आवेदक 11,234 केन रानकार उत्तीर्ण। रूई ने यह बात सुनी और उसने परीक्षा पास करके बाहर निकलने वाले पहले आवेदक को गौर से देखा। उसे आश्चर्य हुआ कि वह लड़का कद में छोटा था, लगभग उसी की तरह। वाह, ये सोचकर हैरानी होती है कि मेरी उम्र का कोई बच्चा ये परीक्षा पास कर लेगा, रूई ने प्रभावित होकर कहा। उसने कतार छोटी होने और ज्यादातर आवेदकों के असफल होने तक अपनी बारी का इंतजार करने का फैसला किया। सोचो ही मत कि पहला दौर इतना कठिन होगा, रूई ने सोचा। हालांकि कुछ हद तक इसकी उम्मीद भी थी। औसतन हर साल 10 लाख से ज्यादा आवेदक प्रवेश परीक्षा के लिए आवेदन करते हैं, जबकि केवल 16 संस्थान ही हैं जिनकी प्रशिक्षण क्षमता लगभग 1 या 2,000 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। यदि पहले से मौजूद छात्रों को भी शामिल किया जाए तो स्वीकृति दर लगभग 1% होगी। इसका मतलब है कि परीक्षा के तीनों चरणों में 99% आवेदकों को छांटना ही था। इस शर्त को ध्यान में रखते हुए ये कठोर छंटनी प्रक्रिया काफी तर्कसंगत प्रतीत होती है। इसका अर्थ ये भी है कि प्रत्येक मार्शल आर्टिस्ट अपनी पीढ़ी का सबसे प्रतिभाशाली होने के साथ साथ सबसे दृढ़ निश्चयी और संकल्पी भी था। मार्शल आर्टिस्टों के प्रति रूई का सम्मान और प्रशंसा बढ़ गई। उसने चुपचाप काफी देर तक चल रही परीक्षा को देखा, विशेष रूप से उन लोगों को जिन्होंने परीक्षा उत्तीर्ण की थी। वह काफी दूरी पर था, इसलिए वह उनके गुणों को नहीं समझ पाया, लेकिन सामान्य तौर पर उनमें दृढ़ता का भाव था। वे ऐसे लोग थे जिनमें मृत्यु के भय को दूर करने का पर्याप्त दृढ़ संकल्प था। सवाल यह है कि मैं उनके साथ शामिल होऊंगा या नहीं, रूई ने सोचा। फिर भी किसी अजीब कारण से वो उतना घबराया हुआ नहीं था जितना कि उस सुबह उठने पर था। अजीब बात है, मैं अनाथालय में घबराया हुआ था, लेकिन अब मैं शांत महसूस कर रहा हूँ। क्या यह उल्टा नहीं होना चाहिए था? पहला दौर जल्द ही समाप्त होने वाला है। हम उन लोगों से आग्रह करते हैं जिन्होंने अभी तक इस दौर में भाग नहीं लिया है, वे समय सीमा समाप्त होने से पहले ऐसा कर लें। समय समाप्त होने के बाद आपको इस दौर में भाग लेने की अनुमति नहीं दी जाएगी। इससे रूई को आगे बढ़ने की प्रेरणा मिली। उसने देखा कि कई खाली कतारें थीं क्योंकि सभी आवारा लोग निराश होकर चले गए थे। कोष्टक उद्धरण ... शायद इसलिए कि मुझे पता है। वह बेपरवाही से आगे बढ़ता गया, एक एक कदम करके सीढ़ियां चढ़ता गया। अपने प्रदर्शन का मूल्यांकन करने वाले वरिष्ठ अधिकारी से लगातार नजरें मिलाए हुए था। सीढ़ियों के शीर्ष पर पहुंचकर वह रुक गया। उसे ऐसा लगा जैसे हवा उसकी त्वचा को चुभ रही हो, उसे रुकने के लिए उकसा रही हो। उसे ऐसा लगा जैसे जमीन ऊपर की ओर झुकने लगी हो, उसे आगे बढ़ने से रोक रही हो। उसे ऐसा लगा जैसे पूरी दुनिया ने ही उसके आगे बढ़ने का रास्ता रोक दिया हो और सहज भय ने उसे जकड़ रखा हो। कितना भयानक एहसास है। तो ये है किसी वरिष्ठ अधिकारी की रक्तपिपासा। ये उस आदमी से लाखों बल्कि अरबों गुना ज्यादा डरावनी है जिसने मुझे लगभग गला घोंटकर मार डाला था।
उसने अपनी कांपती उंगलियों की ओर देखा। ऐसा लग रहा था मानो उसका शरीर अपने आप ही उनसे डरने लगा हो। उसने अपनी मुट्ठियां भींच ली, मानो उनमें जबरदस्ती साहस भर रहा हो, फिर स्थिर गति से आगे बढ़ा। शायद इसलिए कि मुझे पता है। वह सीनियर के पास पहुंच गया। कोष्टक उद्धरण डॉट 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 कि यह मुझे रोकने के लिए काफी नहीं है। उसका जबड़ा कांप रहा था, फिर भी उसने सीनियर को चुनौती भरी निगाहों से घूरा। उसके पैर मानो जेली बन रहे थे। उसके अंगों में बिजली का झटका लग रहा था, लेकिन वह डर से लड़ने के लिए अपनी जीभ तक कुचलकर आगे बढ़ता रहा। मैं मार्शल आर्टिस्ट बनूंगा। सम्मान दिखाने के लिए झुकने से पहले अवज्ञा को बर्दाश्त किया जा सकता था, लेकिन अनादर को नहीं। वापस उठते ही वह शांत हो गया और उसके चेहरे पर सामान्य भाव लौट आए। वरिष्ठ महोदय, क्या मुझे दूसरे दौर का पास मिल सकता है? वह व्यक्ति रुई की घोर काली आंखों में गहराई से देखता रहा, फिर मुस्कुरा उठा। बिल्कुल। उन्होंने सहमति जताते हुए रुई को एक कागज का टुकड़ा दिया, जिस पर 106वीं कैंब्रियन मार्शल अकादमी प्रवेश परीक्षा के दूसरे दौर में बैठने के उनके अधिकार की घोषणा लिखी हुई थी। आवेदक 30,947 रुई क्वारियर उत्तीर्ण। इसके बाद रुई स्टेज के अंत में बने निकास द्वार की ओर बढ़ा और संकेतों द्वारा निर्देशित मार्ग पर चलते हुए एक सुविधा केंद्र तक पहुंचा। वहां, जाहिर है, पहले दौर में उत्तीर्ण हुए आवेदक मौजूद थे। अभी भी उनमें से कुछ हजार ही बचे हैं। रुई ने मन ही मन नाराजगी जताई। उसे उम्मीद थी कि इनकी संख्या कम होगी, जिससे प्रतिस्पर्धा भी कम होगी। वह जानता था कि असली मुकाबला तो अब शुरू होगा। दूसरे दौर में पहुंचने वाले सभी लोग दिखावटी प्रतिभागियों से बिल्कुल अलग थे। कमरे में मौजूद सभी लोग एक दूसरे को घूर रहे थे, क्योंकि वे यह बात अच्छी तरह जानते थे। रुई ने अपनी कम उम्र और काले बालों और आंखों की वजह से काफी ध्यान आकर्षित किया, हालांकि उसे इसकी ज्यादा परवाह नहीं थी, क्योंकि वह इसकी आदत डाल चुका था। जिस प्रशिक्षण कक्ष में वे थे वह काफी विचित्र था। असल में वह एक विशाल गोलार्ध के आकार का था। उस गोलार्ध में जगह जगह कई पैनल लगे हुए थे, मानो वे ऐसे द्वार हों जिनसे प्रशिक्षण केंद्र में चीजें गिराई जा सकें। ये तो डरावना है। प्रशिक्षण हॉल ने उसे उलझन में डाल दिया, क्योंकि वह समझ नहीं पा रहा था कि इसकी वास्तुकला इतनी विचित्र क्यों है। इतनी अजीब आकृति वाली इमारत का निर्माण करना आसान नहीं हो सकता था। ये कई मायनों में असुविधाजनक भी था, क्योंकि यह जमीन पर तो काफी जगह घेरता था, लेकिन अन्य पारंपरिक बहुमंजिला इमारतों की तुलना में इसका कुल आयतन काफी कम था। तो आखिर अकादमी ने इस तरह की इमारत बनाने में इतनी मेहनत क्यों की? शायद इसका परीक्षा से कुछ लेना देना है। रुई को शक हुआ, हालांकि वह पूरी तरह से निश्चित नहीं था। अगर ऐसा था तो वास्तुकला के लिए उसके पास कई संभावित कारण हो सकते थे। अचानक रुई को एक परिचित दबाव का एहसास हुआ, जिसने उसके विचारों को बाधित कर दिया। उसने अपनी आंखों से देखने से पहले ही जान लिया था कि यह कौन है। प्रवेश परीक्षा के पहले चरण में उत्तीर्ण होने पर आप सभी को बधाई। मास्टर अरोनियन आवेदकों की ओर बढ़ते हुए बोले, आप सभी का मेरे सामने उपस्थित होना इस बात का प्रमाण है कि आप में मार्शल आर्टिस्ट बनने की प्रबल इच्छा है, लेकिन केवल यही पर्याप्त नहीं है। इच्छा शक्ति से भाग्य नहीं बदल सकता। इसके लिए शक्ति की आवश्यकता होती है। आपको शक्ति की आवश्यकता है। मेरा आप सभी से बस एक ही प्रश्न है। उनकी आंखें और भी तीव्र हो गईं। क्या आपके पास शक्ति है? उनकी आवाज का उन पर गहरा असर पड़ा। उस सवाल का जवाब ही परीक्षा के नतीजे का फैसला करेगा। दूसरा दौर जल्द ही शुरू होगा। ये कहते हुए रुई ने देखा कि सहायक हजारों बक्से बाहर ला रहे हैं। इसमें दूसरे दौर से कुछ लेना देना जरूर है। रुई ने तब टिप्पणी की जब वे अपनी जरूरत की सभी चीजें लाना समाप्त कर चुके थे। दूसरे दौर में आपके प्रदर्शन का मूल्यांकन अंकों के आधार पर किया जाएगा, मास्टर अरवानियन ने आगे कहा। जिनके अंक औसत से कम होंगे वे इस दौर में असफल हो जाएंगे। जहां तक असल परीक्षा की बात है, आप सभी को इस प्रशिक्षण कक्ष में उछलते हुए स्लाइमों के साथ बंद कर दिया जाएगा। उछलते हुए स्लाइमों की एक प्रजाति है जो बंद जगहों में बार बार उछलकर जानवरों, जिनमें इंसान भी शामिल हैं, पर हमला करके उनका शिकार करते हैं। इन स्लाइमों को आप सभी के साथ यहां छोड़ दिया जाएगा और वे आपका शिकार करने के लिए आएंगे। कम से कम नुकसान पहुंचाते हुए स्लाइम को ब्लॉक या पैरी करने पर आपको 1 अंक मिलेगा, स्लाइम से बचने पर 2 अंक मिलेंगे और स्लाइम को मारने पर 5 अंक मिलेंगे। ये वैसा नहीं है जैसा मैंने सोचा था। मैंने शारीरिक और प्रदर्शन संबंधी विशेषताओं के अधिक सीधे सादे परीक्षण की कल्पना की थी। और भी महत्वपूर्ण जानकारी और नियम हैं, इसलिए कृपया ध्यान दें। सबसे पहले, प्रशिक्षण कक्ष में किसी भी समय स्लाइम की संख्या 100 पर स्थिर रखी जाएगी। ये तो बहुत ज्यादा है।
दूसरा, आपको अपने साथी आवेदकों के 2 मीटर के दायरे में प्रवेश करने की मनाही है। इस नियम के प्रत्येक उल्लंघन पर आपको 5 अंक काटे जाएंगे। ये बात समझ में आती है, यह आवेदकों के बीच अनियंत्रित हिंसा को रोकता है। तीसरा, आपको हर समय एक विशेष भारित सूट पहनना होगा। मास्टर अरोनियन ने समझाया, तभी सहायकों ने बक्सों से उक्त सूट निकाले और आवेदकों को देने शुरू कर दिए। ये सूट काफी भारी हैं और आपके शरीर पर दबाव डालेंगे और बाधा उत्पन्न करेंगे, जिससे हमें आपकी क्षमता का अधिक निष्पक्ष मूल्यांकन करने में मदद मिलेगी। इन सूटों का वजन इनकी बाहरी परत में मौजूद एक अत्यंत गाढ़े और भारी तरल पदार्थ के कारण है। परीक्षा के दौरान आपको ये सूट उतारने की अनुमति नहीं होगी। मास्टर अरोनियन ने चेतावनी दी। अरे रुको, तो हमें इन भारी सूटों को पहनकर 100 उछलते हुए इंसानों का शिकार करने वाले कीचड़ों को रोकना और उनसे बचना होगा। रूई दंग रह गया। हालांकि उसके दिल में डर घर कर गया, फिर भी उसके चेहरे पर एक घबराहट भरी मुस्कान आ गई। चौथा, आप इस परीक्षा केंद्र की दीवारों से 10 मीटर के दायरे में नहीं आ सकते। अरे, इससे तो एक स्पष्ट रणनीति ही बेकार हो गई। और अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण नियम, एक बार दूसरा दौर शुरू हो जाने के बाद यह तभी रुकेगा जब आप में से पहले आवेदक की मृत्यु हो जाएगी। कमरे में मौजूद सभी आवेदक स्तब्ध रह गए, रूई भी उनमें शामिल थी। मास्टर अरोनियन ने स्थिति को और गंभीर बना दिया था। हालांकि उनके मरने की संभावना कम थी, लेकिन ये जानकर कि उनमें से किसी एक की मृत्यु निश्चित है, माहौल भयावह हो गया था। इस और अगले चरण की परीक्षा में शामिल होने के लिए आप सभी को एक सहमति पत्र पर हस्ताक्षर करना होगा। परीक्षा शुरू होने के बाद आप उससे नाम वापस नहीं ले सकेंगे, इसलिए कृपया सोच समझकर निर्णय लें। शुभकामनाएं। दूसरा चरण आधे घंटे में शुरू होगा, तो इसलिए ये परीक्षा हर साल कुछ आवेदकों की जान ले लेती है। रूई को एहसास हुआ, इस साल कम से कम 16 आवेदक मरेंगे क्योंकि कैनेडियन मार्शल अकादमी की 16 शाखाएं परीक्षा आयोजित कर रही हैं। मुझे इस बार अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करना होगा। पब फ्यूचर के विज्ञापन। पब फ्यूचर विज्ञापन। जैसे ही रूई ने अपना सूट पहना, उसने गौर किया कि कपड़ा कितना अजीब था। अत्यधिक लचीला होने के बावजूद, अत्यधिक खिंचाव और मोटाई के बावजूद यह उच्च पुनर्स्थापनात्मक बल नहीं लगाता। मुझे नहीं लगता कि पृथ्वी पर भी ऐसा कोई उल्लेखनीय पदार्थ पाया गया होगा। प्रत्येक पदार्थ का एक यंग मापांक होता है। यह एक ऐसा गुण है जो बताता है कि किसी पदार्थ को खींचने के लिए कितने तनाव की आवश्यकता होती है। दिए गए सूटों का मापांक असाधारण रूप से कम था, जिससे उन्हें आसानी से खींचा जा सकता था। जब उसने और कई अन्य आवेदकों ने सूट पहन लिया, तो सहायक निरीक्षकों में से एक ने पीछे के एक छेद से सूट में कुछ डाला, जिससे सूट का वजन अचानक बहुत बढ़ गया और साथ ही उसका द्रव्यमान केंद्र भी बदलने लगा। द्रव्यमान केंद्र और गुरुत्वाकर्षण में हुए इस अचानक बदलाव के कारण रूई और अधिकांश अन्य प्रतियोगी अपना संतुलन खोकर गिर पड़े। मैं समझ गया, इसका मकसद सिर्फ हमारी गतिविधियों में बाधा डालना ही नहीं है, इसका मकसद हमारे संतुलन को भी बिगाड़ना है। मास्टर अरोनियन ने बताया था कि अतिरिक्त वजन सूट की बाहरी परत में मौजूद एक अत्यंत सघन तरल पदार्थ के कारण है। तरल पदार्थों का कोई निश्चित आकार नहीं था, जिससे वे सूट के अंदर बह सकते थे। हर बार जब रूई इसे झुकाता था तो वे बह जाते थे। इसके अलावा तरल पदार्थ की जड़ता के कारण रूई की गतिविधियां बाधित होती थीं, जिससे उसकी चपलता कम हो जाती थी। यह कोई मजाक नहीं है, इसे संभालना काफी मुश्किल होगा, रूई ने दांत पीसते हुए कहा। उसका संतुलन तो ठीक था, लेकिन सूट के अंदर गाढ़ा तरल पदार्थ बहने के कारण उसे संतुलन बनाए रखने में कठिनाई हो रही थी। उसने बचे हुए 20 मिनट ये परीक्षण करने में बिताए कि सूट उसकी गतिविधियों में कितनी बाधा डाल रहा है। इससे मेरी गतिविधियों में लगभग 20% का बदलाव आता है। चारों ओर देखते हुए उन्होंने गौर किया कि अन्य आवेदकों को भी सूट के अनुकूल ढलने में आसानी नहीं हो रही थी। उनमें से अधिकांश को हर हरकत सावधानी से करनी पड़ रही थी। ऐसा लगता है कि वे परीक्षा शुरू होने से पहले जितनी जल्दी हो सके इसके माहौल से अभ्यस्त होने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। कितना घटिया है, उसने टट किया। रूई ने मौजूदा परिस्थितियों में अपने शरीर का सबसे कुशल उपयोग करने के लिए पहले से ही रणनीति तैयार कर रखी थी। उसने अपने पिछले जीवन में अच्छी तरह से सीखे गए घूर्णी और द्रव गतिकी के सिद्धांतों का उपयोग किया था। तरल पदार्थ के असमान वितरण के कारण हर बार झुकने पर लगने वाले अतिरिक्त बल के कारण मुझे अपने शरीर को झुकाने या मोड़ने की मात्रा कम करनी होगी। मैंने पहले ही निर्धारित कर लिया है कि तरल पदार्थ के कारण लगने वाले अतिरिक्त बल के अलावा मेरे शरीर के पहले से मौजूद बल के कारण मेरे पैर पूरे शरीर की गति को सहन नहीं कर सकते, इसलिए मुझे सामान्य से कम झुकना या मुड़ना सुनिश्चित करके अपने शरीर पर लगने वाले कुल बल को कम करना होगा।
ऐसा करने से सूट में तरल पदार्थ का संतुलन और वितरण समान और एक समान बना रहेगा। ये कहने का एक बहुत ही जटिल और तकनीकी तरीका था, अगर मैं ज्यादा झुकूंगा तो गिर जाऊंगा, इसलिए मुझे स्थिर रहना चाहिए। ये सुनने में सामान्य ज्ञान जैसा लग सकता है, लेकिन अंतर ये था कि रूई ने ठीक ठीक ये निर्धारित कर लिया था कि झुकने और मुड़ने के किस कोण पर बल अत्यधिक हो जाता है। भौतिकी की पृष्ठभूमि के कारण वह स्पष्ट रूप से अनुमान लगा सकता था और यह बता सकता था कि कोई विशेष क्रिया सुरक्षित है या नहीं और संतुलन खोने की कितनी संभावना है। मैं प्रतिभाशाली नहीं हूँ। मैं महान शक्ति, गति या सहन शक्ति, असाधारण संतुलन और लचीलेपन या शरीर आंख समन्वय के साथ पैदा नहीं हुआ था। लेकिन मेरे पास जीवन भर का ज्ञान भंडार है और एक ऐसा दिमाग है जो अपनी सामान्य सीमाओं से परे विकसित हो रहा है। मैं इस चुनौती के आगे नहीं झुकूंगा। सहायक निरीक्षक तुरंत कमरे से बाहर निकल गए, आवेदकों को अकेला छोड़ दिया। उन सभी को सूचित किया गया था कि परीक्षा दरवाजे बंद होते ही शुरू हो जाएगी। वे एक दूसरे से कई मीटर की दूरी बनाए हुए थे, सतर्क थे और विशाल गुंबद की सीलिंग और उसके कई बंद दरवाजों पर नजर रखे हुए थे। तनाव स्पष्ट रूप से महसूस हो रहा था। हर कोई जानता था कि लापरवाही का परिणाम धीमी और दर्दनाक मौत हो सकता है। दरवाजे बंद होने के कारण वे जीवित रहने और इस दौर को पार करने के लिए खुद के अलावा किसी और पर भरोसा नहीं कर सकते थे। अचानक एक चरमराहट की आवाज ने सबको चौंका दिया और सबकी निगाहें उस आवाज के स्रोत की ओर घूम गईं। गुंबद के शीर्ष पर स्थित मध्य भाग का दरवाजा खुल गया था, लेकिन उसमें से कुछ भी बाहर नहीं आया। ये तो परेशान करने वाला है। मैं तो चाहती हूं कि वे बस शुरू कर दें। रूई ने शिकायत की। छेद से एक पारदर्शी धब्बा दिखाई दिया। यहां से आ रहा है। उसके विचारों में उस समय बाधा उत्पन्न हुई जब 99 अन्य द्वार एक साथ खुले और उनमें से प्रत्येक से एक उछलता हुआ चिपचिपा पदार्थ निकला। अरे बाप रे! जिन कार्यों को आपने पहले कभी नहीं किया हो, उनकी कठिनाई को पूरी तरह से समझना मुश्किल था। 100 उछलते हुए कीचड़ों के प्रकट होने के बाद ही रूई को दूसरे दौर की गंभीरता समझ में आई। इन सब के बावजूद उसमें मुस्कुराने की हिम्मत थी। नहीं, सिर्फ मुस्कुराना ही नहीं, बल्कि पागलों की तरह खिलखिलाना। सभी 100 उछलते हुए स्लाइम अनजान आवेदकों की ओर दौड़ पड़े और इसके बाद जो हुआ वह रूई के जीवन का सबसे अराजक अनुभव था। उछलते हुए स्लाइम वादे के मुताबिक काम कर रहे हैं, उछल रहे हैं, और आवेदक उम्मीद के मुताबिक काम कर रहे हैं, उन पर उछला जा रहा है। रूई को पहले ही कई बार चोट लग चुकी थी। धत तेरे की, कितना दर्द हो रहा है, रूई ने गुस्से में कहा। तभी एक चिपचिपा पदार्थ उसकी पसलियों में घुस गया। वे फुटबॉल जितने बड़े थे, यानी उनकी ताकत कुछ केंद्रित थी। उसने दर्द को झटक दिया और ध्यान केंद्रित किया। उसने पहले ही कई योजनाएं बना ली थीं, वह बस यही चाहता था कि उसके कम से कम प्रतिद्वंद्वी उन्हें जान पाएं। यहाँ सबसे बड़ी बाधा यह है कि हमले सर्वदिशात्मक हैं, वे कहीं से भी आ सकते हैं। हमारी सीमित दृष्टि के कारण उन सभी को देख पाना असंभव है। ऐसे में उसने अपने सबसे नजदीक खड़े 13 वर्षीय आवेदक की ओर रुख किया। यह कोई संयोग नहीं था। रूई पहले से ही जानता था कि इस परीक्षा की व्यापक प्रकृति के कारण इससे बचना मुश्किल होगा। उसने एक आवेदक के साथ मिलकर एक दूसरे की रक्षा करने और अपने ऊपर आने वाले हर हमले की चेतावनी देने का फैसला किया था। उसने जानबूझकर अपने जैसे ही एक युवा आवेदक के पास रहना चुना, क्योंकि एक युवा आवेदक के साथ मिलकर काम करने की संभावना अधिक थी, जबकि युवा आवेदक को उम्रदराज आवेदकों के मुकाबले नुकसान उठाना पड़ता। लेकिन इससे पहले कि वह आवेदक से एक शब्द भी कह पाता, उसने अपनी इच्छा से रूई से बात की। अरे, क्या हम साथ मिलकर काम करना चाहेंगे? रूई अचंभित रह गया। बुरा नहीं है, जिस तरह से उसने इसमें खूबियां समझी, उससे ही साबित होता है कि उसके साथ टीम बनाना उचित है। रूई ने सिर हिलाया, फिर दोनों ने एक दूसरे की ओर पीठ कर ली। इसका असर तुरंत दिखाई देने लगा। हालांकि वे अपने ब्लाइंड स्पॉट से होने वाले सभी हमलों से नहीं बच पाए, लेकिन जब वे खुद पर निर्भर थे, उसकी तुलना में अब वे अधिक तेजी से बच रहे थे। फिर भी रूई को चोट लगने की संभावना चोट न लगने की संभावना से कहीं अधिक थी। भगवान का शुक्र है कि चोट लगने पर नकारात्मक अंक नहीं मिलते, वरना शायद यहाँ एक भी व्यक्ति 0 से ऊपर अंक प्राप्त नहीं कर पाता। लेकिन ये पर्याप्त नहीं है। फिलहाल उसका प्रदर्शन बाकी खिलाड़ियों के मुकाबले उतना खास नहीं था। उसे यह राउंड पास करना ही था, जिसके लिए उसे और अधिक चतुराई से बचना होगा। हालांकि उसके पास अभी तक कोई ठोस योजना नहीं थी, लेकिन उसने पहले ही कई महत्वपूर्ण बातें समझ ली थीं। मुझे शुरू में तो सिर्फ शक था, लेकिन ये स्लाइम अपनी चाल को नियंत्रित नहीं कर पा रहे हैं। उनकी चाल बहुत ही अनियमित और अप्रभावी थी। वे सचमुच एक निर्जीव, अति उछलने वाली गेंद की तरह इधर उधर उछल रहे थे।
विशेष रूप से उनकी उछाल गति और परावर्तन के नियमों का बहुत अधिक पालन करती है। इसका तात्पर्य यह है कि उनके प्रक्षेप पथ को निर्धारित करने वाली एकमात्र चीज प्रारंभिक प्रक्षेपण और भौतिकी के नियम है। यदि वे अपनी दिशाओं में हेरफेर कर रहे होते तो उनकी उछाल निश्चित रूप से उनके प्रक्षेप पथ की गतिकी संबंधी भविष्यवाणियों के अनुरूप नहीं होती। रूई मुस्कुराया। अगर वे प्रारंभिक प्रक्षेपण के बाद अपनी गति को नियंत्रित कर सकते तो यह एक अलग बात होती, लेकिन अगर उनके प्रक्षेप पथ भौतिकी द्वारा संचालित होते हैं तो उनकी भविष्यवाणी की जा सकती है। बेशक यह कोई सटीक समाधान नहीं था। सबसे पहले तो सभी स्लाइम्स का अनुमान लगाना बिल्कुल असंभव था। वह उनमें से आधे से भी कम को देख पा रहा था क्योंकि बाकी उसके दृष्टि क्षेत्र में थे। इसके अलावा बड़ी संख्या में स्लाइम्स का अनुमान लगाना, भले ही सभी का न लगा पाए, इसके लिए अत्यधिक एकाग्रता की आवश्यकता थी जिससे वह लगभग निश्चित रूप से थक जाता। उसे यकीन नहीं था कि वह उन स्लाइम्स का भी अनुमान लगा पाएगा जिन्हें वह स्पष्ट रूप से देख सकता था, लेकिन उसे कोशिश तो करनी ही थी। गेंद के आपकी ओर उछलने के बाद प्रतिक्रिया न दें, बल्कि उछलने से पहले ही प्रतिक्रिया दें। परावर्तन के नियम अत्यंत सरल हैं। परावर्तित पथ और आपतित पथ एक ही समतल में होंगे और आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होगा। यह सत्यापित करना अत्यंत सरल है कि कोई गेंद आपकी दिशा में उछलेगी या नहीं। समस्या संख्या की है, मुझे यथार्थवादी लक्ष्य बनाए रखना होगा। मैं परिधीय दृष्टि में आने वाली गेंदों को नजरअंदाज कर सकता हूं, लेकिन मुझे अपनी प्राथमिक परिधीय दृष्टि में आने वाली गेंदों को नियंत्रित करने में सक्षम होना चाहिए। उसने अपनी दृष्टि के चरम पर मौजूद स्लाइमों को अनदेखा करने का फैसला किया, अपने शरीर को कसकर पकड़ लिया और अपने हाथों से अपने सिर के किनारों को बचाते हुए केवल उन्हीं स्लाइमों पर ध्यान केंद्रित किया जिन्हें वह स्पष्ट रूप से देख सकता था। लेकिन अन्य आवेदकों के विपरीत वह उन गेंदों को नहीं देख रहा था जो पहले ही गुंबद की सीलिंग से टकराकर वापस उछल चुकी थीं। वह उन गेंदों को देख रहा था जो अभी तक नहीं उछली थीं। उनकी भविष्य की दिशाओं की तुरंत पुष्टि या खंडन करते हुए उसने अपने अवलोकन कार्य को आसान बनाने के लिए अपनी गतिविधियों को भी न्यूनतम कर दिया। अचानक, झुक जाओ, रूई ने अपने साथी को चेतावनी दी। उसका साथी झुक गया, लेकिन कीचड़ उसके अनुमान से एक पल बाद आया। उसे आश्चर्य हुआ कि रूई ने उसे इतनी जल्दी चेतावनी कैसे दे दी। यही सिलसिला बार बार चलता रहा जब तक कि उसे एहसास नहीं हुआ कि पिछले 20 मिनटों में रूई न तो गिरा था और न ही दर्द से कराह उठा था। वह आगे और पीछे से आने वाले सभी कीचड़ों से बच रहा था और साथ ही बगल से होने वाले हमलों से होने वाले नुकसान को कम करने के लिए लगातार अपनी बाहों को ढाल की तरह इस्तेमाल कर रहा था। दिलचस्प बात है, उसकी शारीरिक क्षमता कुछ खास नहीं लगती, लेकिन वो लगभग मेरी ही तरह उनसे बच रहा है। इसके अलावा उसके बाल और आंखें, क्या वो भी कोई प्रतिभाशाली हो सकता है? लड़के ने सोचा। दूसरे दौर की शुरुआत हुए 1 घंटा 12 मिनट बीत चुके थे। रूई को चकमा देने में अब पहले से ज्यादा सहजता आ रही थी। हालांकि यह उसके लिए अभी भी बहुत थकाने वाला था। प्रतिक्रिया समय में देरी और गतिविधियों में होने वाली बर्बादी कम हो गई थी, हालांकि बहुत ज्यादा नहीं। असली समस्या अब चकमा देने की नहीं थी, बल्कि यह थी कि वह कितनी देर तक चकमा दे सकता है। पिछले 13 वर्षों में उसकी सहनशक्ति काफी निखर चुकी थी, लेकिन आखिरकार वह 13 साल का ही था। उसके शरीर में ऊर्जा की कोई कमी नहीं थी और एक किशोर के रूप में वह कितना प्रशिक्षण ले सकता था, इसकी भी एक सीमा थी और यौवन से पहले उस प्रशिक्षण का प्रभाव भी सीमित था। हफ हफ, उसने अपने माथे से पसीना पोंछा। उसे इतना पसीना आ रहा था कि उसकी नजर कमजोर होने लगी थी। क्या तुम जारी रख सकते हो? उसके साथी ने बेपरवाही से पूछा। छी, ये बदमाश, ये थका हुआ क्यों नहीं है? ऊपर से इससे शायद ही कभी चोट लगती है। ये स्लाइम्स को बखूबी पहचान लेता है। ये सब वो अपनी अद्भुत दृष्टि, फुर्ती, सजग प्रतिक्रिया और कमाल की रणनीति के दम पर कर रहा है। ये बच्चा सच में जीनियस है। क्या तुम अपनी ताकत का प्रदर्शन मेरे सामने कर रहे हो? रूई ने बड़ी मुश्किल से पलटवार किया और बाल बाल एक कीचड़ से बची। हे, शायद झुक जाओ, उसने चेतावनी दी। दुर्भाग्य से रूई समय पर ऐसा नहीं कर सका और कीचड़ उसके कंधे को छूकर निकल गया। धत्तेरे की, उसने मुंह बनाया। लेकिन सबसे बुरी बात यह थी कि उस चोट ने उसका ध्यान भटका दिया था, जिससे वह समय रहते प्रतिक्रिया नहीं कर पाया और उसके सिर पर लगने वाले दूसरे कीचड़ को रोक नहीं पाया। उसने खुद को तैयार किया, प्रभाव का इंतजार करते हुए, और वह इंतजार करता रहा, लेकिन वह प्रभाव कभी नहीं आया। आंखें खोलने पर उसने देखा कि उसके सामने एक मार्शल स्क्वायर खड़ा है। कीचड़ का कहीं कोई नामोनिशान नहीं था। उसने मेरी रक्षा की, लेकिन क्यों? वह अचंभित होकर सोचने लगा।
रुको, क्या परीक्षा? उसने अपनी भौहें सिकोड़ी। चारों ओर देखते हुए उसे हर दिशा में एक जैसा दृश्य दिखाई दिया। मार्शल आर्टिस्टों ने अपनी असाधारण शारीरिक शक्ति का प्रदर्शन करते हुए हस्तक्षेप किया था। दूसरा दौर अब पूरा हो चुका है, आपके परिणाम 1 घंटे के भीतर संकलित और रैंक किए जाएंगे। मास्टर अरोनियन की आवाज पूरे परिसर में गूंज उठी। इसका मतलब है अभी अभी किसी की मौत हुई है। रूई ने परिसर में छानबीन की, तभी उसकी नजर एक छोटे लड़के के शव पर पड़ी जिसे धक्कर ले जाया जा रहा था। आह, यह मैं भी हो सकता था, उसने सोचा, फिर उस विचार को मन से निकाल दिया। इस बीच सहायक पर्यवेक्षक आपको शक्तिवर्धक, पौष्टिक और उपचारक औषधियां तथा आपकी आवश्यकतानुसार अन्य चिकित्सा सहायता प्रदान करेंगे। तीसरा दौर दूसरे दौर के परिणाम प्रकाशित होने के बाद ही शुरू होगा। मास्टर अरोनियन ने कुछ और निर्देश देते हुए अपनी बात जारी रखी। तुम ठीक हो? रूई का साथी उसके पास आया और उसे हाथ दिया। ठीक है, बस करो, धन्यवाद। रूई ने उठते हुए यह बात स्वीकार की। वैसे मेरा नाम केन है, केन अर्रानकार। रूई क्वारिया, रूई ने बेपरवाही से जवाब दिया। केन ने उसे एक अजीब, जिज्ञासु नजर से देखा। मेरे चेहरे पर कुछ है। रूई ने अपनी भौहें ऊपर उठाईं। अच्छा, जब मैं लोगों को अपना नाम बताता हूं तो मुझे ऐसी प्रतिक्रिया नहीं मिलती। ये वास्तव में थोड़ा राहत देने वाला है। केन ने व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ कहा। क्या आप किसी मशहूर परिवार से हैं? हाँ, मेरे पिताजी एक मार्शल ऋषि हैं, और मेरे परिवार ने अतीत में कई प्रसिद्ध मार्शल ऋषि और गुरुओं को जन्म दिया है। ये तो कमाल है। इसमें कोई हैरानी नहीं कि तुमने परीक्षा में टॉप किया, तुम तो मानो मार्शल आर्टिस्ट बनने के लिए ही पैदा हुए हो। रूई ने तारीफ की, लेकिन जवाब में उसे एक उदास और बेबस आह मिली। उसे समझ आ गया था कि उसने उसकी दुखती रग पर हाथ रख दिया है, पर उसे पता नहीं था कि क्या। मुझे लगता है कि तुम भी काफी अच्छे हो। वे हल्की फुल्की बातें करते हुए कई औषधियां पी रहे थे जिनसे उनके घाव और चोटें ठीक हो रही थीं और उनकी शक्ति भी वापस आ रही थी। रूई ने अपने जीवन में कभी कोई औषधि नहीं पी थी, हालांकि उसने उनके बारे में बहुत कुछ सुना था। निम्न आर्थिक वर्ग के लोग औषधियां नहीं खरीद सकते थे, खासकर एक अनाथालय जो अपना खर्च खुद चला रहा हो। उसे कभी ऐसी औषधि आजमाने का मौका नहीं मिला था। उसे सबसे ज्यादा आश्चर्य इस बात पर हुआ कि औषधियां केवल तरल रूप में रखी जाती थीं, उन्हें प्रभावी ढंग से ग्रहण करने के लिए सांस के जरिए अंदर लेना पड़ता था। यह बात समझ में आती है। मुझे लगता है कि यह थोड़ा अटपटा लगता है क्योंकि काल्पनिक कहानियों में औषधियां हमेशा पी जाती हैं। हालांकि ये तो असंभव है कि पी जाने वाली औषधियां तुरंत असरदार हों। पाचन एक लंबी प्रक्रिया है, जबकि सीधे सांस के जरिए लिए गए यौगिक कोशिकाओं तक बहुत जल्दी पहुंच जाते हैं क्योंकि वे रक्त में घुल जाते हैं जो उन्हें शरीर की हर कोशिका तक पहुंचाता है, जिससे वे तुरंत असरदार हो जाते हैं। इसके अलावा पी जाने वाली औषधियां कई रासायनिक प्रतिक्रियाओं से गुजरती हैं जिनकी भविष्यवाणी, नियंत्रण और गणना नहीं की जा सकती। यह एक जटिल यौगिक, विशेष रूप से यदि वह जैविक प्रकृति का हो, के सेवन का एक कमजोर तरीका है। दिलचस्प, मुझे आश्चर्य है कि ये औषधियां कैसे काम करती हैं। क्या उनके पास इतनी उन्नत तकनीक थी कि उन्होंने नैनोबोट्स का संश्लेषण किया था जो श्वसन मार्ग के माध्यम से रक्त में प्रवेश कर सकते थे, जिससे वे मानव शरीर के संपूर्ण भाग पर कोशिकीय स्तर पर सभी प्रकार की क्रियाएं कर सकें। ये व्यावहारिक रूप से असंभव था। नैनो तकनीक पदार्थ विज्ञान और इंजीनियरिंग की सर्वोच्च उपलब्धि थी। जब दुनिया ने बिजली की खोज तक नहीं की थी, तब वह इस तकनीक में महारत कैसे हासिल कर सकती थी। उनकी वैज्ञानिक प्रगति धीमी है और उनकी इंजीनियरिंग में स्पष्ट रूप से बहुत सुधार की गुंजाइश है, फिर भी वे ऐसे काम कर सकते हैं जो पृथ्वी की अत्याधुनिक तकनीक भी नहीं कर सकती। इससे पता चलता है कि उनकी तकनीकी दक्षता और इस दुनिया की समझ उच्च स्तर की नहीं है, लेकिन जो बात खास है वह है ये दुनिया खुद। उनकी तकनीक की क्षमताएं अलौकिक लेकिन शक्तिशाली संसाधनों से आती हैं जो इस दुनिया की शक्तिशाली वनस्पतियों, जीवों और विचित्र प्रकृति से प्राप्त किए जा सकते हैं। यह उन विचित्रताओं की व्याख्या करता है जिन्हें मैंने अपने दूसरे जीवन में देखा है। चमकने वाले पौधों पर आधारित प्रकाश तकनीक, अलौकिक प्राणियों और घटनाओं पर आधारित संचार तकनीक, उल्लेखनीय रूप से जटिल वास्तुकला और इंजीनियरिंग जो निस्संदेह कुछ इसी तरह की चीज पर आधारित है, और विभिन्न प्रकार की अलौकिक घटनाओं और जीवन रूपों पर आधारित चिकित्सा तकनीक। वास्तव में बेहद दिलचस्प। केन ने देखा कि रूई उन औषधियों में पूरी तरह से मग्न थी जो उन्हें दी गई थी। क्या तुमने इससे पहले कभी कोई औषधि नहीं पी है? उसने हैरानी भरे भाव से सिर झुकाते हुए पूछा। हाँ, यह मेरा पहला अनुभव है। ये बेहद रोचक है। तुमने इससे पहले कभी कोई औषधि क्यों नहीं पी? उसने उलझन भरे भावों के साथ पूछा।
रूही ने अपना सिर घुमाया और उसे हैरानी भरी नजरों से देखा। मुझे लगा था कि वह बुद्धिमान है क्योंकि उसने बहुत जल्दी टीम बनाने का फैसला कर लिया था, लेकिन क्या ये लड़का वास्तव में बेवकूफ है? उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। क्योंकि उनकी कीमत 3 चांदी के सिक्के है। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। और रूही ने अविश्वास भरी निगाहों से उसकी ओर देखा। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। और मैं एक ऐसे उत्पाद पर इतना पैसा खर्च नहीं कर सकता जिसका उपयोग केवल एक बार किया जा सकता है। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। ओह, केन ने शर्मिंदा और दोषी महसूस करते हुए जवाब दिया। उसे हर दिन कई तरह के पे पीने की आदत थी। वह मेरा मजाक भी नहीं उड़ा रहा था। लगता है वह इतना अमीर है कि उसे सामान्य जीवन का कोई अंदाजा ही नहीं है। ये लड़का जरूर बहुत अमीर परिवार से होगा। रूही ने आह भरी। उसने इसे नजरअंदाज करने का फैसला किया और लड़के से मजाक करता रहा। तभी सहायक निरीक्षक एक लंबा रोलिंग बोर्ड और उस पर कागज का एक पन्ना लेकर आते हुए दिखाई दिए। ये रहे दूसरे दौर के नतीजे। रूही तनाव में आ गया। परिणाम आ चुके थे और तुरंत ही बोर्ड के चारों ओर भीड़ जमा हो गई। सौभाग्य से नोटिस बोर्ड लंबा था और रैंकिन को मोटे अक्षरों में लिखा गया था ताकि भीड़ दूसरों को पढ़ने में बाधा न डाले। रूही और केन पहले ही बेहतर ढंग से देखने के लिए पास जा चुके थे, इसलिए परिणाम अंकों के बढ़ते क्रम में रैंक किए गए हैं। सबसे अधिक अंक प्राप्त करने वाले शीर्ष पर हैं। प्रत्येक रैंकिंग में नाम, आईडी, अंक और उत्तीर्ण या अनुत्तीर्ण होने का विवरण दिया गया है। रूही ने बताया। बोर्ड ने प्रत्येक आवेदक के औसत अंकों का भी उल्लेख किया था, जो इस मामले में 347 अंक थे। उसने अपना नाम ढूंढने की पूरी कोशिश शुरू कर दी। हजारों नाम थे, इसलिए इसमें समय लगेगा। समस्या ये थी कि वह पास सेक्शन के अंत तक पहुंच रहा था, फिर भी उसे अपना नाम नहीं मिला था। धिक्कार है, क्या मैं असफल हो गया? अरे, तुम्हारा नाम मिल गया। तुम पास हो गए, केन ने उससे कहा। रूही चौंक गया। ये कहाँ है? अरे शांत हो जाओ, ये वहीं पर है, देखो। केन ने पहले खंड के शीर्ष की ओर इशारा किया। देखो, तुम्हारी 9वीं रैंक आई है, उसने रूही से भावहीनता से कहा। रूही अपनी रैंकिंग देखकर वहीं अवाक खड़ा रह गया। उसे लगा कि केन 9वां नंबर कहकर उसका मजाक उड़ा रहा है, लेकिन अगर उसकी आंखें भी उसका मजाक नहीं उड़ा रही थीं, तो यही सच था। क्या? उसने अविश्वास से बुदबुदाया। उसने 706 अंक प्राप्त किए थे, जो उसे उसके 99% प्रतियोगियों से आगे ले गए थे। लेकिन कैसे? रूही उलझन में था। केन के साथ टीम बनाने के बाद भी और अपनी रणनीति अपनाने के बाद भी उसे आधे से ज्यादा बार चोट लग रही थी। उसकी शैक्षणिक समझ के अनुसार 50% से कम अंक आमतौर पर बहुत खराब माने जाते थे, लेकिन जाहिर तौर पर परीक्षा सबके लिए इतनी कठिन थी कि यह कम अंक भी उल्लेखनीय था। रूही ने गहरी सांस ली और अपने सदमे को काबू करने की कोशिश की। अरे यार, बुरा मत मानो, 9वां स्थान बुरा नहीं है। केन ने मुस्कुराते हुए उसे दिलासा दिया। खुश हो जाओ, ठीक है। रूही ने अवाक होकर उसे घूर कर देखा। ये लड़का, तुम्हारा पद क्या है? रूही ने जवाब देने से पहले सावधानी बरतते हुए ये सवाल पूछा। चौथा, केन ने राहत भरी आवाज में जवाब दिया। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 विस्मयादिबोधक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। रूही ने हैरानी भरी नजरों से उसे देखा और फिर जल्दी से उसकी रैंक की पुष्टि की। अद्भुत, ये बच्चा वाकई कुछ खास है। लेकिन आप खुश क्यों नहीं दिख रहे हैं? पिताजी ने कहा था कि अगर मैं शीर्ष 5 में नहीं आ पाया तो मेरा खेलने का समय प्रशिक्षण में बदल जाएगा, इसलिए मैं बड़ी मुश्किल से ही जगह बना पाया। उसने राहत और चुनौती भरे लहजे में जवाब दिया। ऐसा लगता है कि एक प्रसिद्ध मार्शल परिवार का हिस्सा होने के साथ साथ कई परेशानियां भी आती हैं। मैंने अपनी मर्जी से प्रशिक्षण लिया। कोई बच्चे को इतना कठोर प्रशिक्षण लेने के लिए कैसे मजबूर कर सकता है? रूही ने सोचा। उसने ये भी गौर किया कि केन ने संकेत दिया था कि उसके पिता को परीक्षा के बारे में, मूल्यांकन विधि और उत्तीर्ण होने के मानदंडों के बारे में पहले से ही पता था। मैं समझ गया, लगता है यह मुश्किल है, रूही ने कहा। यह तो बहुत झंझट का काम है। रूही ने एक बार फिर बोर्ड की ओर रुख किया। उसकी नज़र में लगभग 60 से 70% आवेदक असफल हो गए थे। उसके चारों ओर आवेदक या तो राहत महसूस कर रहे थे या निराश। बड़ी संख्या में आवेदक केंद्र से बाहर निकल गए और अंत में बहुत कम लोग बचे रहे, जिनमें से कुछ अपने घावों का इलाज करवा रहे थे या तीसरे और अंतिम दौर की प्रतीक्षा कर रहे थे। रूही ने उत्तीर्ण होकर परिसर में रह रहे लोगों पर एक नज़र डाली। ये आवेदक न केवल पहले दौर को उत्तीर्ण करने के लिए दृढ़ निश्चयी और संकल्पित थे, बल्कि दूसरे दौर को उत्तीर्ण करने के लिए पर्याप्त प्रतिभाशाली और कुशल भी थे। ये लोग वाकई में प्रतिभाशाली हैं। इनमें मार्शल आर्टिस्ट बनने का जुनून और योग्यता दोनों मौजूद है।
कमरे में मौजूद हर कोई इस बात को भांप गया था, हर कोई देख सकता था कि बाकी सब साधारण नहीं थे। रूई ने एक बार फिर सबका ध्यान अपनी ओर खींचा, न सिर्फ अपने अनोखे बालों और आंखों की वजह से, बल्कि उससे भी ज्यादा अपनी आईडी की वजह से, जो शीर्ष 10 में शामिल थी। कई लोग शीर्ष 10 में जगह बनाने वाले आवेदकों की तलाश में थे। आखिर तीसरे दौर का नतीजा क्या निकलता है, इस पर निर्भर करते हुए इससे सबसे खतरनाक आवेदकों को पहचानने में काफी मदद मिल सकती थी। मार्शल आर्ट प्रवेश परीक्षा के दूसरे चरण में उत्तीर्ण होने पर आप सभी को बधाई। तीसरे चरण के विवरण देने से पहले आप सभी को दूसरे चरण के अंकों वाला एक बैज दिया जाएगा। कृपया इस बैज को ढके या कहीं रखें नहीं। तीसरा चरण दूसरे चरण के समान ही है, जिसमें आपका उद्देश्य अधिकतम अंक प्राप्त करना है। हालांकि अंक प्राप्त करने का तरीका अलग होगा। ये बहुत सरल है। इस चरण के अंत तक आपके पास जितने अंक होंगे वे आपके पास मौजूद सभी बैजों के अंकों के योग के बराबर होंगे। आवेदकों के मन में समझदारी की एक चिंगारी कौंध गई। आप अपने साथी आवेदकों के बैच किसी भी माध्यम से प्राप्त करके अंक अर्जित कर सकते हैं। एक बार फिर आपका लक्ष्य अंक अर्जित करना है। केवल आधे ही परीक्षा उत्तीर्ण होंगे। आपके प्रदर्शन के आधार पर आपका मूल्यांकन किया जाएगा। तो मूल रूप से अंतिम दौर बैटल रॉयल होगा। रूई को जल्द ही एहसास हो गया कि यह उसके लिए बुरा है। सबसे ज्यादा अंक पाने वाले लोग जाहिर तौर पर सबसे बड़े निशाने पर होंगे। सबसे ज्यादा अंक पाने वाले बैज उन्हीं के पास हैं। शीर्ष 10 में वास्तविक युद्ध में मैं लगभग निश्चित रूप से सबसे कमजोर हूं। मुझे मार्शल आर्ट का कोई औपचारिक प्रशिक्षण नहीं है। युद्ध में मेरा अनुभव नगण्य है। मेरी शारीरिक क्षमता केन समेत सभी अन्य आवेदकों से कहीं कम है। पिछले 3 सालों में रूई ने सिर्फ बेसिक किकबॉक्सिंग का अभ्यास किया था। मुक्केबाजी और जैबिंग के लिए वह जमीन पर ही सामान्य मुक्केबाजी का अभ्यास करता था, बैग वक, स्लिप बैग, पैड वक आदि। ये आम मुक्केबाजी अभ्यास थे। जाहिर है उसके पास असली उपकरण नहीं थे, उसे थोड़ा होशियार और साधन संपन्न होना पड़ता था। उसने बैग के उपकरण के तौर पर चावल की बोरियों का इस्तेमाल किया, पेड़ों पर कीलों से ठोकी हुई लकड़ी की मोटी पट्टियों को कपड़े में लपेटा आदि। लेकिन उसने ये सब सिर्फ इसलिए किया ताकि वह प्रहार करने के अनुभव से परिचित हो सके। ये किसी भी तरह से वास्तविक अनुभव नहीं था और न ही स्पैरिंग का विकल्प था। ये वाकई बहुत मुश्किल होने वाला है। मैं पूरी तरह से निशाने पर आ जाऊंगा। दूसरे आवेदकों के बैज हासिल करने की कोशिश करना तो भूल ही जाए। मेरे उच्च स्कोर के कारण मुझे उनकी जरूरत ही नहीं है। मुझे ये सुनिश्चित करने के लिए हर संभव प्रयास करना होगा कि मेरा बैज चोरी न हो जाए। रूई को पहले से ही अपने प्रतिद्वंद्वियों का ध्यान अपनी ओर केंद्रित होने का एहसास हो रहा था। यार, वे हमारे पीछे पड़ जाएंगे, केन ने बेपरवाही से कहा। रूई अपने परिचित के बारे में भूल चुका था। वह अपने सामने आने वाली भीषण परीक्षा में इतना मग्न था। केन भी उसकी ही उम्र का था और रूई से ज्यादा अंक होने के कारण वह एक आकर्षक लक्ष्य था, लेकिन ज्यादा अंक होने का मतलब था कि उसे हराना ज्यादा मुश्किल होगा। अंततः दोनों की कम उम्र का मतलब था कि वे लक्ष्य के रूप में ज्यादा लुभावने थे। आप आत्मविश्वास से भरे लग रहे हैं, रूई ने टिप्पणी की। हाँ, निचले रैंक वालों को हराना तो आसान होना चाहिए, लेकिन उच्च रैंक वाले बहुत मजबूत हैं। मुझे नहीं पता कि मैं उनके बैज आसानी से हासिल कर पाऊंगा या नहीं। कोष्टक उद्धरण ... ये तथ्य कि यही बात उसके दिमाग में थी, इसका मतलब है कि उसे अपना बैच खोने की बिल्कुल भी चिंता नहीं है। रूई ने बेबसी से आह भरी। वह केन जितना आत्मविश्वासी नहीं था। अनुभव की कमी ऐसी चीज नहीं थी जिसे आसानी से दूर किया जा सके। तीसरे दौर का सबसे महत्वपूर्ण नियम यह है कि ये दौर तब समाप्त होगा जब आधे आवेदकों का बैच रद्द हो जाएगा। इसी के साथ तीसरे दौर की व्याख्या समाप्त होती है। हम जल्द ही तीसरा दौर शुरू करेंगे। शुभकामनाएं। रूई ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं। ये नियम अच्छी और बुरी दोनों खबर है। बुरी खबर यह है कि अब बैच चोरी होने की संख्या सीमित होने के कारण मेरे हमलावर और भी आक्रामक हो जाएंगे। अच्छी खबर यह है कि मुझे बस तब तक इंतजार करना होगा जब तक आधे आवेदक अपना बैज न खो दें, जो शायद जल्दी ही हो जाएगा, क्योंकि मैं संभवतः निचले रैंक वाले आवेदकों से अधिक समय तक टिक पाऊंगा। रूई ने निष्कर्ष निकाला। मेरे हमलावर संभवतः मध्यम या निम्न श्रेणी के आवेदक होंगे। उच्च श्रेणी के आवेदकों को एक दूसरे को निशाना बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है। केवल अपने उच्च अंक बनाए रखने से ही वे परीक्षा उत्तीर्ण कर लेंगे। यदि वे बैच चुराने की जहमत उठाते हैं तो वे संभवतः निम्न मध्य श्रेणी के आवेदकों को निशाना बनाएंगे जिन्हें वे आसानी से हरा सकेंगे। रूई ने विश्लेषण जारी रखा। एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि लक्ष्य बैच को बनाए रखना और प्राप्त करना है। इसका मतलब यह है कि शारीरिक क्षमता ही एकमात्र कारक नहीं है।
हर किसी में कुछ कमियां होती हैं, चाहे आप कितने भी मजबूत हो और बैज आपके शरीर से कितनी भी मजबूती से चिपका हुआ प्रतीत हो, थोड़ी सी लापरवाही से आप उसे खो सकते हैं। केन बेपरवाही से गुनगुना रहा था जबकि रूई गुस्से में अपनी दुर्दशा का आकलन कर रहा था और सोच रहा था कि उसे क्या कदम उठाना चाहिए। आपको इतना भरोसा कैसे है कि आप अंत तक अपना बैज बरकरार रख पाएंगे? रूई ने पूछा। ऐसा इसलिए है क्योंकि मैं पहले से ही मार्शल आर्ट का प्रशिक्षु हूं, केन ने जवाब दिया। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट विस्मयादिबोधक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। ये सोचकर हैरानी होती है कि यह लड़का पहले से ही मार्शल आर्टिस्ट है, इसीलिए तो शीर्ष 3 रैंकर्स से काफी छोटा होने के बावजूद उसने चौथा रैंक हासिल कर लिया। मैं उसके मुकाबले का नहीं हूँ। मार्शल अप्रेंटिस होने का वास्तव में क्या मतलब है? रूई ने जिज्ञासावश पूछा। खैर, पिताजी ने कहा कि मार्शल अप्रेंटिस वह व्यक्ति होता है जिसने मार्शल आर्ट के क्षेत्र की बुनियादी बातों में महारत हासिल कर ली हो, अपना मार्शल पथ खोज लिया हो और अपनी आत्मा को प्रकट कर लिया हो। खेत, मार्शल पथ, आत्मा का प्रकटीकरण? रूई ने उलझन में पूछा। मैर आर्ट्स के मूलभूत पहलू हैं आक्रमण, बचाव, पूरक कौशल और पैतरेबाजी। ये 4 प्राथमिक पहलू हैं जो हर मार्शल आर्ट में होने चाहिए। आक्रमण के बिना आप कभी जीत नहीं सकते, बचाव के बिना आप हमेशा हारेंगे, और पैतरेबाजी और पूरक कौशल के बिना आप आक्रमण और बचाव को सामंजस्य में नहीं रख पाएंगे। सभी मार्शल आर्ट्स को इन चारों पहलुओं की थोड़ी थोड़ी मात्रा में आवश्यकता होती है, चाहे वह कितनी भी कम क्यों न हो। हम और मार्शल पाथ मूल रूप से अपनी खुद की मार्शल आर्ट को विकसित करने और बनाने की यात्रा है। रुको, अपनी खुद की मार्शल आर्ट से तुम्हारा क्या मतलब है? रूई ने हैरानी से पूछा। केन ने उस सवाल पर उसे हैरानी भरी नजरों से देखा। शाब्दिक रूप से यही आपकी अपनी मार्शल आर्ट है। रुको, क्या तुम मुझे ये बता रहे हो कि हर मार्शल आर्टिस्ट के पास अपनी एक ऐसी मार्शल आर्ट होती है जो दुनिया के किसी अन्य मार्शल आर्टिस्ट के पास नहीं होती? केन ने जवाब में सिर हिलाया। हाँ, पिताजी कहते थे कि मार्शल आर्ट लोगों के मूल स्वरूप, उनकी आत्मा का प्रतिबिंब है। चूंकि दुनिया का हर इंसान अलग है, इसलिए हर व्यक्ति की अपनी एक अनूठी मार्शल आर्ट होगी। आत्मा को प्रकट करने का मेरा यही मतलब था, यानी आपने अपनी मार्शल आर्ट खोज ली है। यह एक लाक्षणिक बात है जो मेरे पिताजी मुझे बार बार कहते थे। अगर मुझसे पूछो तो ये कहने का थोड़ा उलझाने वाला तरीका है। केन ने कंधे उचका दिए। ये बात रूई के लिए चौंकाने वाली थी। ये धारणा कि मार्शल आर्ट पूरी तरह से व्यक्तिगत और व्यक्तिपरक है और प्रत्येक मार्शल आर्टिस्ट के लिए अद्वितीय है, उसे चौंका देने वाली थी। पृथ्वी पर कुछ ही मार्शल आर्ट थे जिन्हें लोग सीखते और मिलाते थे, लेकिन ये सोचना कि गया पर प्रत्येक मार्शल आर्टिस्ट अपनी खुद की अनूठी मार्शल आर्ट विकसित करता है, चौंकाने वाला था, और साथ ही बेहद रोमांचक भी। रूई को व्यक्तिगत अद्वितीय मार्शल आर्ट की अवधारणा से प्यार हो गया, जो किसी की आत्मा की प्रतीकात्मक अभिव्यक्ति थी। ये बहुत ही रोमांटिक था। मुझे आश्चर्य है कि मेरी मार्शल आर्ट अंततः कैसी दिखेगी। मेरी आत्मा की अभिव्यक्ति। मुझे पृथ्वी पर सभी मार्शल आर्ट हमेशा से पसंद रही हैं, उनकी प्रभावशीलता को एक तरफ रखते हुए वे सभी मजेदार और दिलचस्प थीं। मुझे प्रहार और हाथापाई दोनों ही समान रूप से पसंद हैं। मैं वास्तव में कल्पना नहीं कर सकता कि मेरी मार्शल आर्ट अंततः कैसी दिखेगी। तो अब तक आपकी मार्शल आर्ट कैसी है? रूई ने उत्सुकता से पूछा। मैं मार्शल आर्ट के प्रशिक्षु स्तर तक लगभग 1 साल पहले ही पहुंचा हूं, इसलिए मैंने इसे ज्यादा विकसित नहीं किया है। लेकिन अंततः ये पैतरेबाजी पर केंद्रित मार्शल आर्ट बन जाएगा। मैं समझ गया। तो इसलिए तुम उछलते हुए कीचड़ से बच रहे थे? केन ने जवाब में सिर हिलाया। इससे पहले कि रूई और सवाल पूछ पाता, मास्टर अरोनियन ने तीसरे दौर की शुरुआत की घोषणा कर दी। मेरे परिसर से बाहर निकलते ही दरवाजे बंद होते ही तीसरा दौर शुरू हो जाएगा। शुभकामनाएं। जैसे ही उन्होंने ये कहा, आवेदकों ने तुरंत एक दूसरे से दूरी बना ली और दौड़ शुरू होने का इंतजार करते हुए अपनी अपनी जगह पर खड़े हो गए। और इसी के साथ मास्टर अरोनियन भव्य गरिमा के साथ कमरे से बाहर निकल गए, और जैसे ही दरवाजा बंद हुआ, अराजकता ने तबाही मचा दी। यह आखिरी दौर है। मैं इस बैच को बचाकर रखूंगा, चाहे इसके लिए मुझे अपनी जान ही क्यों न देनी पड़े। जैसे ही कई आवेदकों ने तुरंत उन्हें निशाना बनाना शुरू किया, रूई और केन पीछे हट गए। छी, ये तो साले कूड़ा बीनने वाले हैं। रूई ने गुस्से में बड़बड़ाया, फिर भी वह अपनी मुस्कान नहीं रोक पाया। ये पहली बार था जब वह लड़ाई करने जा रहा था। पहला मुक्का मारने वाला लड़का लगभग 15 साल का लग रहा था। उसका तरीका बहुत खराब था और उसका वार लगभग पहले से ही पता चल रहा था। रूई ने किसी तरह उसे चकमा दिया और अपने प्रतिद्वंदी की नाक पर मुक्का मारा, अपनी बीच वाली उंगली के जोड़ को नाक की नोक पर निशाना बनाया। प्रहार। अरे, निशाना थोड़ा चूक गया।
लेकिन मामला काफी करीब था। नाक एक बेहद संवेदनशील जगह होती है। वहां जोरदार चोट लगने से दर्द और बेहोशी हो जाती है। रूई ने ठान लिया था कि जब तक उसके प्रतिद्वंदी को मौका मिलेगा वह एक और वार करेगा। उसने पूरी ताकत से अपने प्रतिद्वंदी के अंडकोश पर लात मारी, जिससे वह असहनीय दर्द से तड़प उठा। दूसरी ओर रूई बेहद खुश थी। हाँ, मेरी पहली युद्ध विजय। उन्होंने जश्न मनाया। बैम! बगल से एक जोरदार लात पड़ी जो सीधे उसकी बांह पर लगी। आह! हमलावर अपना बैज छीनने के लिए तेजी से आगे बढ़ा। तभी अचानक, इतनी जल्दी नहीं, केन ने एक ऊंची किक मारी जो आवेदक की थोड़ी पर सटीक रूप से लगी और उसे नॉकआउट कर दिया। तुम ठीक हो? उसने रूई से पूछा और उसे उठने में मदद की। हाँ, रूई ने आह भरी। अरे यार, मैं बहुत लापरवाह हो गया। मुझे और सतर्क रहने की जरूरत है। अगर केन ना होता तो मेरा बैज छिन जाता। रूई ने खुद को फटकारा। मुझे बचाने के लिए धन्यवाद, लेकिन आपको ऐसा करने की जरूरत नहीं थी। मुझे पता है, बस ये दुख की बात होगी अगर तुम अकादमी में दाखिला नहीं लेते। अभी ज्यादा समय नहीं बीता है, लेकिन तुम्हारे साथ समय बिताना अच्छा लगता है। उसने रूई को एक अटपटी सी मुस्कान दी, जिसके जवाब में रूई ने हंसते हुए नाक से आवाज निकाली। मैं आपका आभारी हूँ। चिंता मत करो, लेकिन गलतफहमी मत पालना। मैं तुम्हारी ज्यादा मदद नहीं कर सकता। उस समय मैं उसे नॉकआउट करने की अच्छी स्थिति में था, इसलिए यह आसान था। लेकिन ये राउंड मुश्किल होगा। मैं अपनी रक्षा कर सकता हूँ, लेकिन तुम्हारी नहीं। हाँ, मुझे पता है। मैंने इस परीक्षा में इसलिए हिस्सा नहीं लिया था कि कोई मेरी रक्षा करेगा। रूई ने उनकी ओर आने वाले आवेदकों पर अपनी निगाहें गड़ा दी। उनका लक्ष्य मेरा बैज है, लेकिन उसे लेने के लिए उन्हें मेरे बिल्कुल करीब आना होगा। मुख्य बात यह है कि उन्हें मेरे इतने करीब न आने दिया जाए। मुझे लातों पर ही निर्भर रहना होगा। रूई ने फैसला किया। केन भी इसी निष्कर्ष पर पहुंचा। लात मारना, बचाव, अवरोध पैदा करना, पीछे हटना, लात मारना, जांच करना, लात मारना, पीछे हटना, अवरोध पैदा करना, डॉज। ये तो बाल बच गया। वो लगभग बैच को छू ही गया था। लात मारना। रूई को समय का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था। उसे बिल्कुल भी पता नहीं था कि कितना समय बीत चुका है। कुछ मिनट हो सकते थे, एक घंटा, कुछ घंटे, अरे शायद कुछ दिन भी बीत गए हों। ऐसा बिल्कुल लगता है। वो हौंफ रहा था, घुटनों पर हाथ रखकर सांस लेने की कोशिश कर रहा था। उसे कुछ पल का आराम मिल गया था, क्योंकि उसके निशानेबाजों पर कुछ निचले दर्जे के आवेदकों ने हमला कर दिया था। इससे उसे एक संक्षिप्त लेकिन महत्वपूर्ण राहत मिली थी। उनकी रणनीति उतनी प्रभावी नहीं रही जितनी उन्होंने उम्मीद की थी। एक तो, हालांकि लातों का इस्तेमाल दूरी बनाए रखने के लिए किया जा सकता है, ऐसा इसलिए है क्योंकि उनकी मारक क्षमता मुक्कों या घूंसे की तुलना में अधिक होती है। लेकिन मैं तो सिर्फ 13 साल का हूँ। उम्र के अंतर के कारण मेरे पैर मेरे निशानेबाजों की बाहों से बहुत बड़े नहीं हैं। यह एक समस्या थी, क्योंकि वे लात मारने से बचते हुए संभावित रूप से उसका बैज छीन सकते थे। वे कई बार इसके बहुत करीब आ चुके थे, इतनी करीब कि यह चिंताजनक था। दूसरा, लातों में मारक क्षमता और शक्ति तो होती है, लेकिन मुक्कों की तुलना में इनमें लचीलापन कम होता है और संतुलन की अधिक आवश्यकता होती है, क्योंकि अधिक बल उत्पन्न करने के परिणामस्वरूप शरीर का केंद्र द्रव्यमान काफी हद तक स्थानांतरित होता रहता है और आप एक पैर पर संतुलन बनाए रखते हैं। यदि कोई लात से बचने के लिए बहुत करीब आ जाता है, तो प्रभावी ढंग से मुकाबला करना बेहद मुश्किल होता है, क्योंकि लात के बीच में शरीर की निरंतर गति और संचलन को रोकना कठिन होता है, और साथ ही चूंकि शरीर एक पैर पर संतुलन बनाए रखता है, इसलिए ऐसी स्थिति में संतुलन बनाए रखने के लिए बहुत अधिक प्रयास करना पड़ता है। इसका मतलब ये था कि अगर कोई व्यक्ति किक मारने वाले के करीब जाते हुए पूरी ताकत से मारी गई अधिकतम दूरी की किक से बच जाता, तो किक मारने वाला व्यक्ति लगभग पूरी तरह से बर्बाद हो जाता। कम से कम, ये नियम मार्शल आर्ट के प्रशिक्षु या उससे नीचे के कौशल स्तर पर लागू होता था। इससे ये भी स्पष्ट होता है कि रूई को बहुत हल्के किक मारने पड़ते थे। वह ऐसे किक नहीं मार सकता था जिनसे चूक होने पर पलटवार करना मुश्किल हो जाए। लेकिन हल्के किक की रेंज और ताकत आमतौर पर कम होती है, इसलिए इससे हमलावरों को दूरी कम करने की कोशिश करने से रोका नहीं जा सका। रूई ने इस समस्या को हल करने का प्रयास किया था। उन्होंने ये सुनिश्चित किया कि उनके शरीर का भार एक समय में केवल एक ही पैर पर टिका रहे। इससे उन्हें किक जल्दी मारने में मदद मिली। इसका कारण ये था कि सामान्यतः जब भी वे किसी पैर से किक मारते थे, तो उन्हें अपने शरीर का सारा भार उस पैर किक मारने वाले पैर से हटाकर दूसरे पैर सहारा देने वाले पैर पर डालना पड़ता था। ऐसा करना आवश्यक था और उसके बाद ही वह संतुलन खोए बिना किक मार सकता था।
हालांकि एक पैर पर लगातार अपना वजन बनाए रखने से उसे हर बार वजन बदलने में समय बर्बाद नहीं करना पड़ता था। इस प्रकार उसने हल्की किक मारने में लगने वाले समय को कम कर दिया, साथ ही किक विफल होने की स्थिति में बचाव के लिए आवश्यक समय को भी कम कर दिया। ये रणनीतियां और समाधान न तो क्रांतिकारी थे और न ही बेहद प्रभावी, लेकिन इन सब की बदौलत रूई किसी तरह अपना बैच बचाए रखने में कामयाब रहे, वो भी बिना उसे खोए। केन मुझसे कहीं बेहतर स्थिति में है। केन की फुर्ती देखकर रूई सचमुच चकित रह गया। उसे चलते हुए देखकर रूई को ऐसा लगा मानो उसका शरीर भारहीन हो। उसके शरीर के द्रव्यमान की तुलना में उसकी मांसपेशियों का अनुपात बहुत अधिक है। इसी वजह से वह अपने शरीर को बहुत आसानी से हिला डुला पाता है। वह मुक्कों और पकड़ से बाल बाल बचते हुए, साथ ही अपने लक्ष्य के कमजोर बिंदुओं का फायदा उठाते हुए हमले करने में सक्षम था। यह उस बात से संबंधित प्रतीत होता है जो केन ने राउंड शुरू होने से पहले रूई को अपनी मार्शल आर्ट के बारे में बताई थी। तो यह एक मार्शल आर्ट है, यह अभी भी शुरुआती चरण में है, लेकिन फिर भी यह अद्भुत है। रूई की समझ के अनुसार केन की पैंतरेबाजी की क्षमता न केवल उसके असाधारण मांसपेशी द्रव्यमान से शरीर के द्रव्यमान के अनुपात से आती थी, बल्कि उसके शरीर के हल्केपन के कारण भी थी। इन दोनों कारकों के संयोजन से उसे अत्यधिक चपलता और गति प्राप्त होती थी। लेकिन यही एकमात्र कारण नहीं है। रूई देख सकता था कि उसके बचाव बेहद कारगर थे। वह हमले से बचने के लिए जितना हो सके कम हिलता था, या कम से कम हमले के प्रभाव को कम करता था, और साथ ही अपने बचाव की गति का इस्तेमाल करते हुए खुद के हमले की तैयारी करता था। उदाहरण के लिए, अगर कोई उसके सिर पर हमला करता तो वह पीछे की ओर झुकता और साथ ही एक सीधी ऊंची किक मारता। पीछे झुकने से उत्पन्न टॉर्क से किक की शक्ति और रेंज बढ़ जाती थी। इस तरह उसने अपने एक प्रतिद्वंदी को आसानी से नॉकआउट कर दिया और उसका बैज भी छीन लिया। जैसे ही रूई केन की कुशलता की प्रशंसा कर रहा था, उसने एक महिला की आवाज सुनी जो उसे पुकार रही थी। तुम तो बड़े दिलचस्प इंसान हो, है ना, रूई क्वारिया। रूई ने पुकारने वाले व्यक्ति की ओर देखा और हैरानी से उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। चांदी जैसे बालों वाली उस लड़की के पूरे शरीर पर अनगिनत बैज लगे हुए थे, जिन्हें वह गिन भी नहीं सकता था। उसने आखिर कितने लोगों को हराया। यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि ऋषि अर्रानकार के सीधे शिष्य ने 13 वर्ष की आयु में भी इतना अच्छा प्रदर्शन करते हुए उच्च रैंक के साथ तीसरे दौर तक पहुंच गए, जो वाकई बहुत प्रभावशाली है। उसने केन की ओर देखते हुए मुस्कुराते हुए कहा, लेकिन यह अजीब बात है कि एक गुमनाम सा 13 साल का लड़का इतने लंबे समय तक टिका रहा, और यहाँ तक कि उसने तरक्की भी की। रूई ने अपनी सतर्कता बढ़ा ली, उसने उसे पहचान लिया। फे डुल्हान, वह 16 वर्ष की लग रही थी। पिछले दौर में उसका दूसरा स्थान था। बैज लेते समय उसने उसका चेहरा याद कर लिया था। आप मेरी प्रशंसा कर रहे हैं, मैं बड़ी मुश्किल से यहाँ तक पहुँचा हूँ, और अभी भी कई बार मेरा बैज खोने का खतरा मंडरा रहा था। उसने उसकी तीखी आंखों में देखा और उसके खतरनाक बालों और आंखों पर गौर किया। अचानक बूम, रूई ने बड़ी मुश्किल से अपने बचाव के बल पर हथेली के जोरदार हमले को रोका। वह बहुत तेज है, और उससे भी ज्यादा जरूरी बात, उस शक्ति का क्या मतलब था। उसकी बाहें दर्द से फड़क रही थीं। बुरा नहीं, तुमने अच्छा बचाव किया, उसने उस पर हमला जारी रखते हुए कहा। मुझे समझ नहीं आता कि आप जैसे किसी व्यक्ति को मेरे बैच की क्या जरूरत है। रूई ने किसी तरह मुश्किल से कहा, मुझे तुम्हारे बैच की परवाह नहीं है, तुम इसे अपने पास रख सकते हो। उसने मासूमियत से जवाब दिया, जबकि वह उसे पीट रही थी। केन ने अपनी दुविधा को भांप लिया था, लेकिन वह बहुत व्यस्त था। इसके अलावा उसे नहीं लगता था कि वह फे को हरा सकता है। वह बहुत शक्तिशाली थी और यह बहुत जोखिम भरा था। वह ऋषि दुल्लाहन की प्रत्यक्ष शिष्या थी, जो उसकी दादी थी और उसके पिता की परिचित थी। अरे यार, हिम्मत रखो रूई, राउंड बस खत्म होने ही वाला है, केन ने विनती की। राउंड शुरू हुए लगभग आधा घंटा हो चुका था और कई आवेदकों के बैच खो चुके थे। उसे बस यही उम्मीद थी कि राउंड खत्म होने से पहले रूई अपना बैच खोने से बच जाएगा। रूई बुरी तरह घायल हो गया था। थोड़े ही समय में उसने उसे इतना नुकसान पहुंचाया था जितना दूसरे दौर के 1 घंटे में भी नहीं पहुंचा था। उसकी गति केन से कम है, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं, लेकिन उसकी शक्ति कहीं अधिक है। रूई ने गौर किया कि वह उसे केवल अपनी हथेलियों के निचले हिस्से से ही मार रही थी, जिसे अग्रबाहु बनाने वाली रेडियस और अल्ना हड्डियों द्वारा मजबूती मिलती थी। ये बात समझ में आती है, उसके हाथ छोटे हैं, मुक्का मारने की बजाय हथेली से मारना ज्यादा असरदार होगा। वह शारीरिक रूप से बहुत ताकतवर नहीं थी, लेकिन उसके वार में जबरदस्त ताकत थी। रूई की नज़र में इसके कई कारण थे। उसकी बांह सख्त और खुरदरी है। उसने अपनी पूरी बांह को मजबूत बना लिया है।
रूई ने उसके हमले को सहते हुए मुंह बनाया। सामान्य शब्दों में कहें तो कंडीशनिंग एक मार्शल आर्टिस्ट द्वारा शरीर के उन हिस्सों की मजबूती, कठोरता, सहनशक्ति और दर्द सहने की क्षमता को बढ़ाने के लिए की जाने वाली प्रक्रियाओं या क्रियाओं का एक समूह था, जिन पर कंडीशनिंग की जाती थी। आमतौर पर यह प्रक्रिया लंबे समय तक चलती थी। अधिक कठोर और जोरदार प्रहारों से अधिक क्षति होती है क्योंकि वे प्रहार और लक्ष्य के बीच टकराव को उत्तरोत्तर कम प्रत्यास्थ बना देते हैं। वैज्ञानिक तौर पर इसका मतलब यह था कि कठोर और जोरदार प्रहार हल्के और कमजोर प्रहारों से ज्यादा चोट पहुंचाते हैं। अगर किसी को बहुत जोर से फेंकी गई बीच बॉल लगे तो उसे चोट नहीं लगेगी, लेकिन अगर उसी वजन की और उसी गति से फेंकी गई स्टील की गेंद लगे तो निश्चित रूप से चोट लगेगी। इसका कारण उनके टकराने के तरीके में अंतर था। बीच बॉल से लगी टक्कर प्रत्यास्थ टक्कर थी, जिसमें गेंद की ऊर्जा क्षति में परिवर्तित नहीं हुई, जबकि स्टील की गेंद से लगी टक्कर अप्रत्यास्थ टक्कर थी, जिसमें गेंद की गतिज ऊर्जा क्षति में परिवर्तित हो गई और वह क्षति लक्ष्य को लगी। लेकिन दर्द का यह एकमात्र कारण नहीं है। वह अपनी शक्ति का कुशलतापूर्वक उपयोग कर रही है और हर शक्ति उसके शरीर के भार का उपयोग करती है। रूई ने कहा, हालांकि उसे बहुत दर्द हो रहा था। उसकी युद्ध कला की असाधारण प्रतिभा ने उसे, जो मार्शल आर्ट लड़ाई खेलों का दीवाना था, बेहद उत्साहित कर दिया था। फे ने उत्सुकता भरे भाव से अपना हमला जारी रखा। उसने कुछ अजीब देखा। वह मुस्कुरा रहा है। ये बहुत हल्का था और उसके चेहरे के भावों के कारण इसे समझना मुश्किल था, लेकिन वह इन सबके बीच थोड़ी बहुत उत्तेजना महसूस कर सकती थी। हाँ, उसे इसमें मजा आ रहा है। वह एक दिलचस्प बच्चा है। धड़ाम, वह आश्चर्य से जम गई। रूई ने अपना बचाव छोड़ दिया था, झुक गया था और उसके वार की ओर झपटा था, जिससे उसके हाथ का वार उसके सिर के ऊपरी हिस्से पर जोर से लगा। उसके हाथ के वार की जबरदस्त ताकत और उसकी शारीरिक सहनशक्ति के कारण उसके सिर के ऊपरी हिस्से पर एक घाव हो गया था, जिससे खून बहने लगा था। हालांकि उसने घाव को नजरअंदाज कर दिया और उसकी कमर की ओर दौड़कर उसकी जांघों को पकड़ लिया। अब तुम मेरी हो, उसने चिल्लाते हुए उसके ऊपरी हिस्से को धक्का दिया और निचले हिस्से को अपनी ओर खींचा। उसे गिराना रूई का यही लक्ष्य था। उन्होंने ये फैसला हल्के में नहीं लिया था। इससे पहले रूई ने कई सटीक टिप्पणियां की। वह सिर्फ सीधे हाथों से वार कर रही है और कुछ नहीं। इसकी वजह शायद यह है कि हालांकि हाथों से वार करने में ताकत तो होती है, लेकिन उनमें स्वाभाविक रूप से बहुत कम बदलाव होता है, क्योंकि अन्य प्रकार के वारों के लिए बहुत अधिक लचीलेपन की आवश्यकता होती है। इसलिए उन्हें नियमित रूप से इस्तेमाल करना मुश्किल है। साथ ही वह मेरे खिलाफ थोड़ा संयम बरत रही है। एक और बात यह है कि जहां तक मैं देख सकता हूं, उसका हर वार लगभग पूरी ताकत से होता है। वह अपने शरीर को घुमाती है, अपने शरीर के केंद्र और पैरों से ताकत खींचती है। इससे बहुत ताकत मिलती है, लेकिन अगर कोई इससे बच भी जाए तो उसके लिए इसका जवाब देना मुश्किल होगा। समस्या ये थी कि रूई को उसके हमलों से पूरी तरह बचना नहीं आता था। उसकी गति बहुत तेज है। इसके अलावा मुट्ठियों की तुलना में हथेलियों का प्रभाव क्षेत्र कहीं अधिक व्यापक होता है। ऐसे तेज और व्यापक प्रहार से बचने के लिए तैयारी की आवश्यकता होती है, जिसे वह निश्चित रूप से भांप लेगी। अगर वह भांप लेती है तो मैं उससे अचानक चौंका नहीं सकता, इसलिए चकमा देना और फिर दूरी कम करना असंभव है। इससे केवल एक ही रणनीति बचती है, लेकिन यह एक जोखिम भरा कदम है। तेज और व्यापक प्रहार से बचने के लिए पूर्व नियोजित चालों की आवश्यकता थी, जिससे उसे उसके इरादों का पता चल जाता। लेकिन उसे वार करने देना उचित नहीं था। यदि वह सीधे आगे बढ़कर प्रहार सहन कर लेता और बेहोश नहीं होता, तो वह उसे नीचे गिराने और उससे हाथापाई करने का प्रयास कर सकता था। लेकिन बिना गार्ड के उसके हमले से गंभीर रूप से घायल न होने की मेरी क्या संभावना है? अगर वह अस्तित्व में ही न होता तो उसे निश्चित रूप से चोट लगती। सबसे खराब स्थिति में वह बेहोश हो जाता। लेकिन उसके पास वास्तव में कोई और विकल्प नहीं था। अगर मैं इसी तरह से हारता रहा तो मेरा अंत निश्चित है। ये जोखिम भरा है, लेकिन निश्चित हार से बेहतर है। वह ऊपर की ओर किए गए वार का इंतजार कर रहा था। जब वार हुआ तो उसने अपना बचाव छोड़ दिया और उसके पैरों की ओर दौड़ पड़ा, मानो उस पर किया गया वार हुआ ही न हो। लेकिन वार हुआ था और उसने उसकी त्वचा की एक पतली सी परत और सिर के ऊपरी हिस्से का थोड़ा सा मांस छील दिया, जिससे तुरंत खून बहने लगा। बहुत दर्द हो रहा है, लेकिन उसने सहन किया। रूई दौड़कर आए और उसके पैर पकड़ लिए। उसने योजना को पूरा कर दिया था। सवाल यह है कि योजना अच्छी थी या नहीं। उसके पास वैसे भी बहुत कम विकल्प थे। वह या तो उसके हमलों को सहता रहता जब तक कि वह उसे पूरी तरह से पराजित न कर दे। वह भाग सकता था, भले ही वह उससे तेज थी और उसकी पीठ और सिर पर हमला कर सकती थी।
या फिर वह एक ऐसा जोखिम भरा और बेहद मुश्किल दांव खेल सकता था, भले ही वह सफल हो जाए। उसे 3 बुराइयों में से कम बुरी को चुनना था। क्या उसने सही चुनाव किया? क्या मेरे सामान में कोई बैज है? रूही ने घबराकर यह सुनिश्चित करने के लिए पूछा। नज उसकी ओर मुड़ी। नहीं, तीसरे दौर की समाप्ति के समय आपके पास कोई बैज नहीं था। उद्धरण चिन्ह ... अच्छा ऐसा है। उसके मन में गहरा दुख और निराशा छा गई। उसने लगभग अपना पूरा जीवन इस परीक्षा की तैयारी में बिताया था, उसने परीक्षा के लिए अपना सब कुछ झोंक दिया था। और फिर भी उसे एक पूर्ण विफलता मिली। मुझे बेहोश हुए कितना समय हो गया है? लगभग 5 घंटे। रूही ने उसकी ओर सिर झटक दिया। तेरे की, मुझे जल्दी घर वापस जाना होगा वरना सब लोग परेशान हो जाएंगे। उसने सुबह उठने पर पहने हुए मेडिकल कपड़ों को वापस पहन लिया, फिर नर्स को धन्यवाद कहा और चला गया। घर लौटते समय उससे बहुत कुछ सोचना था। वह भी शायद केन की तरह मार्शल अप्रेंटिस स्तर पर थी। उसकी असफलता का कारण वही थी। उसने अचानक ही उस पर हमला कर दिया और मजे के लिए उसकी जमकर पिटाई की। फिर भी रूही को उसके प्रति कोई द्वेष नहीं था। इसके बजाय उसे थोड़ी सी उत्तेजना और प्रत्याशा महसूस होने लगी। मैं कब इतनी मजबूत बन पाऊंगी? मैं इसका बेसब्री से इंतजार कर रही हूँ। किसी और दिन होता तो वह कहीं ज्यादा उत्साहित होता, लेकिन परीक्षा में असफल होने के तुरंत बाद उसे उत्साहित होना मुश्किल लग रहा था। 12 साल, इतना समय उसने इसमें लगाया था। उसने ये साल अपना पूरा प्रयास करने में बिताए थे। ये कहना कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि रूही ने परीक्षा पास करने के लिए हर संभव प्रयास किया था। अगर कोई और होता तो शायद वह अपने संसाधनों के बल पर इतना कुछ हासिल नहीं कर पाता, क्योंकि मार्शल आर्ट और युद्ध खेलों में रूही के पास अपार विशेषज्ञता, ज्ञान और अनुभव था। मार्शल आर्ट और युद्ध खेलों के प्रति रूही जैसा अटूट प्रेम रखने वाले लोग बहुत कम थे। लेकिन ये पर्याप्त नहीं था।